भाषा संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो चुका है। इस बार भी हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन होने जा रही हैं, परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने यूनिट वाइज सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर की पैटर्न का अभी तक पता नहीं है। तो इसलिए ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहें और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं उसे हम दूर कर सकें। तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर के एंड तक बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका, जिसके 1 से 6 पार्ट पद्य भाग के दिए गए हैं, यानी कि श्लोक वाले 6 लेसन आएंगे और ये कार्य आपके पास 15 मार्क्स का है, जिसमें आपसे 2 श्लोक पूछे जाएंगे और इन लेसन का सार भी लिखना आपको आएगा। यानी श्लोक का कार्य 10 नंबर का है और सार आपके पास 5 नंबर का पूछा जाएगा। सेकेंड यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका, जिसमें गद्य भाग यानी कहानी वाले 9 लेसन है और यहाँ पर भी आपको 2 गद्यांशों की व्याख्या अर्थ करना आएगा, जो कि 10 नंबर का है और जो सार है वह 5 नंबर का है और यह कार्य भी आपके पास 15 मार्क्स का है। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारे ग्रामर के होते हैं और इस बार आपके पास व्याकरण में शब्द रूप और धातु रूप है, जिन्हें आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं और ये कार्य आपके पास 15 मार्क्स का है। तो शब्द रूप और धातु रूपों को याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगले सेमेस्टर में आपके पास हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने का कार्य आएगा। ये आप तभी कर पाएंगे स्टूडेंट जब आप शब्द रूप और धातु रूप को अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में हमारे पास संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि दी गई है और श्रीमद् भगवद गीता के 4 कंठस्थ श्लोकों का लेखन आएगा और ये कार्य भी आपके पास 15 मार्क्स का है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे 20 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लगभग 3-3 प्रश्न हर एक यूनिट से आएंगे। 10 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के हैं, तो यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी मार्क्स लेना बहुत आसान है और ये तभी आसान होगा जब आप यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानेंगे और लेसन जैसे आपको गद्य और पद्य के दे रखे हैं तो उनके लेसन के नाम और राइटर के नाम लिखकर प्रैक्टिस करनी है आपको। जितना भी व्याकरण का काम दिया है बिना लिखे नहीं तैयारी करेंगे, आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2 बार, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। हम देखते हैं हमारा पेपर जो है 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल रहती है और 20 मार्क्स के यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का काम है। 10 प्रश्न पूछे गए हैं और 2-2 नंबर के हैं, तो यहाँ पर नंबर लेने बहुत आसान है। तो बहुत ध्यान से इसको करना है, क्योंकि इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती है, बिना चॉइस किए हैं, पर सबसे आसान है ये। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आदि काव्य रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट, तेषाम शांति नेत्रेषाम। अब कई बार फ्रेंड्स कोई भी श्लोकांश पूछ लिया जाता है, तो जब भी आप श्लोक पढ़े तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम, ये पहले लेसन का पहला ही श्लोक पूछा गया है। नेक्स्ट, धर्मज्ञो रामः पाठ किस ग्रंथ से है? रामायण से है। अगर रामायण का कांड पूछते तो यहाँ पर अयोध्या कांड आप आंसर देंगे, अगर नहीं पूछा है तो नहीं बताने की आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचतंत्र के रचयिता का नाम क्या है? पंडित विष्णु शर्मा। और हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित।
नेक्स्ट देखते हैं कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप। सिर्फ एक वचन कहा है यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप कविम। नेक्स्ट भू धातु का लंग प्रथम पुरुष एक वचन, सिर्फ एक वचन का है अभवत। मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अच संधि में अच शब्द से क्या अभिप्राय है? अच शब्द से तात्पर्य है स्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे 2 श्लोकों की व्याख्या करने के लिए कही गई है और ये कार्य आपके पास 10 नंबर का है। और देखिए श्लोकों को अटेम्प्ट करने का तरीका, प्रसंग जिसमें आप लेसन का नाम, राइटर का नाम, कहाँ से लिया गया है, इतनी जानकारी आप प्रसंग में लिखेंगे। और उसके बाद अवतरण, उस श्लोक से रिलेटेड किस विषय के ऊपर बात हो रही है तो ये आप अवतरण में ऐड करेंगे। उसके बाद हम अर्थ या सरलार्थ जिसमें श्लोक का सामान्य अर्थ बताया जाएगा और उसको एक्सप्लेन करने का कार्य व्याख्या भाग में करेंगे। और व्याकरण जितने भी आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर आप जरूर ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। चलिए पहला श्लोक देखते हैं और ये पहला श्लोक आपका पहले लेसन से है जिसका नाम है ईशस्तव। इसका अर्थ है ईश्वर की स्तुति। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुर हो, कल्याणमय हो, शुभ हो। निष्क्रमणम माने मेरा घर से बाहर जाना, बाहर निकलना। मधुमन में परायणम, मेरा बाहर से वापिस आना, या फिर कई बुक्स में दे रखा है परायणम माने मेरे जीवन का लक्ष्य भी मधुर हो। वाचा कहते हैं वाणी को। वदामि मधुमत, मैं वाणी से मधुर बोलूं। भूयासम मधु सदृश, मेरा संपूर्ण जीवन मधुर की तरह हो जाए, शहद के समान मधुर हो जाए। तो यहाँ पर क्या विशेषता बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन से, वाणी से और कर्म से मधुर व्यवहार करने की प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। धर्मज्ञो गुणवान दान्तः कृतज्ञ सत्यवान शुचि, रामो राजसुतो जयेष्ठो यौवराज्ये मतो रहती। और ये लेसन धर्मज्ञो नाम से स्पष्ट हो रहा है कौन सा लेसन है? 3rd लेसन है जिसका नाम है धर्मज्ञो राम। और इसके राइटर कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कहाँ से लिए है उन्होंने ये लेसन? रामायण। रामायण के कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और ये लेसन दूसरे कांड जिसका नाम है अयोध्या कांड से लिया गया है। तो इतना आप प्रसंग में जरूर बताएं। धर्मज्ञो राम जो पाठ है इसके मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्रों के रूप में यहाँ पर मंथरा और केकई है। मंथरा भड़काने का कार्य कर रही है और केकई के ऊपर इसकी किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं है और केकई मंथरा को फटकारते हुए कह रही है, राम के गुणों का बखान कर रही है। तो इस श्लोक में राम की विशेषताओं का वर्णन किया है। युवराज पद पर बैठने वाला नायक कैसा होना चाहिए? धर्मज्ञो, धर्म का ज्ञाता हो। गुणवान, गुणों से युक्त हो। दांतः का अर्थ है जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। कृतज्ञ, किए गए उपकार को हमेशा याद रखने वाला। सत्यवान, सच बोलने वाला। शुचि, पवित्र मन वाला। रामो राजसुतो, राजा का ज्येष्ठ पुत्र राम। यौवराज्यम, युवराज के पद पर। अर्हति माने योग्य है। तो यहाँ पर राम के विशेषताओं का वर्णन किया है कि युवराज पद पर बैठने के लिए किन क्वालिटीज की आवश्यकता है, एक राजा कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार एक राजा के यहाँ पर लक्षण, गुण, विशेषताएं बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नए कांत विजयो युद्धे, युद्ध की बात कहाँ हो रही थी? लेसन नंबर 5 जिसका नाम है विभीषणस्य विलाप, विभीषण का विलाप। और कौन है इसके राइटर? महर्षि वाल्मीकि हैं। और ये लेसन रामायण से लिया गया है। रामायण के कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और ये लेसन
युद्ध कांड से लिया गया है। और इसके मुख्य पात्रों में कौन है? विभीषण मुख्य पात्र है, और जो कि रावण की मृत्यु हो जाने पर बहुत दुखी है। भगवान राम जो है विभीषण को सांत्वना दे रहे हैं। नैकांत न एकांत विजयो युद्धे भूतपूर्व कदाचन। युद्ध में विजय कभी भी भूतपूर्व पहले से ही कदाचन कभी भी निश्चित नहीं होती है। युद्ध शुरू होने से पहले आप कैसे बता सकते हो कि इस पक्ष की विजय होगी और इस पक्ष की नहीं होगी? विजय कभी भी निश्चित नहीं होती। परैर वा हन्यते वीर, क्योंकि एक वीर पुरुष जो है, परई मतलब शत्रुओं के द्वारा युद्ध में या तो मारा जाता है, परान या फिर शत्रुओं को ही मार देता है। ये तो यहाँ पर बताए जीवन का कोई भी पक्ष है वो कभी भी निश्चित नहीं है, कब क्या होना है कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह ये युद्ध है, युद्ध में कभी भी विजय निश्चित नहीं होती, या तो हार जाएंगे या जीत जाएंगे, दोनों पक्ष ही जीवन में हमेशा बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस्यार्थस्तस्य मित्राणि, अर्थ वाला श्लोक कहाँ था? लेसन नंबर 6 है, जिसका नाम है धिक दारिद्र्यम। कौन है इसके राइटर? महर्षि वेदव्यास। और महाभारत से ये लेसन लिया गया है। महाभारत के कितने पर्व हैं? 18 पर्व, और ये लेसन है ज्ञान शांति पर्व। तो इतना आपने प्रसंग में जरूर ऐड करना है। और यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को धन की महत्ता के विषय में बता रहा है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। यस्या अर्थस तस्य मित्राणि, जिसके पास धन है उसके पास मित्र है। यस्या अर्थस तस्य बांधवा, जिसके पास धन है उसी के ही भाई बंधु हैं। यस्यार्थ स पुमान लोके, जिसके पास धन है वही पुमान माने श्रेष्ठ कहा गया है। यस्यार्थ स पंडिता, और जिसके पास धन है उसे ही विद्वान कह दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस श्लोक में हमें अर्थ माने धन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है, और समाज की वास्तविक स्थिति को बताया गया कि जिसके पास धन है उसी के पास मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उसी का ही समाज में सम्मान होता है, उसी की प्रतिष्ठा है, उसे ही विद्वान कह दिया जाता है, श्रेष्ठ पुरुष कह दिया जाता है। पर ये कब है? जब धन है। तो इस प्रकार अर्जुन जो है युधिष्ठिर को धन की महत्ता के विषय में बता रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले पार्ट में। वयम त्वाम भजाम और विभीषण से विलाप का सार आया। ये लेसन नंबर 2, जिसके राइटर हैं शंकराचार्य जी, और ये लेसन लिया गया है वेदांत स्तोत्र संग्रह से। नेक्स्ट है विभीषण से विलाप, ये लेसन नंबर 5 है, और आप अभी इसका श्लोक पढ़ चुके हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के युद्ध कांड से ये लेसन लिया है। इसके सार को आपने लिखना है, कि लिखना बहुत ही सरल है। समझ आ रहा है ना आप सबको? जहां भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ लेते रहें। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे प्रश्न में हमसे दो क्या सप्रसंग सरलाथ करने को कहा है, और ये कार्य आपके पास 10 नंबर का है, यानी एक पैराग्राफ 5 नंबर का है। और लिखने का क्रम स्टूडेंट्स वही है, प्रसंग जिसमें लेसन का नाम, राइटर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद आप अवतरण, और जो गद्यांश वाला हिस्सा है तो वहां पे अवतरण में आप शिक्षा बताइए, राइटर ने किन पात्रों के माध्यम से क्या शिक्षा दी है। तो यहाँ पर इसे ऐड कीजिए, कोई भी पैराग्राफ आ जाए। उसके बाद अगली हेडिंग अर्थ या फिर सरलाथ डालनी है, जिसमें गद्यांश हो या पद्यांश उनका सामान्य सा अर्थ होगा। और फिर उसको व्याख्या तो आपने श्लोक वाले भाग में करनी है, गद्यांश वाले में इसकी आवश्यकता नहीं है। व्याकरण संबंधित अंशों को आप जरूर जोड़ सकते हैं, अगर आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास इत्यादि जोड़ना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, परंतु ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लिखना ही लिखना है, अगर आप जानते हैं तो जरूर ऐड करें। चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। सत्यम वद, और आपको पता चल गया कौन सा लेसन है, अनुशासनम। और ये लेसन कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। उसके 3 वल्लियां हैं, जिसमें शिक्षा वल्ली नामक प्रथम अध्याय से लिया गया है।
इतना आपने प्रसंग में लिखना है। और उसमें देखिए जाए तो सिर्फ 2 ही पैराग्राफ हैं। सबसे छोटा और सबसे आसान और सबसे ज्यादा अधिक शिक्षाप्रद देने वाला लेसन है, इसलिए आपने इस लेसन को बहुत अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं। सत्यम वद, सच बोलो। धर्मम च, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायान मां प्रमदः, और स्वाध्याय से, प्रमद माने लापरवाही मत करो। आचार्याय प्रियम धन माहृत्य, आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर। प्रजातंत्र, वंश परंपरा को। माव, व्यवच्छेदसी, मत तोड़ो। सत्यान प्रमदितव्यम, सत्य से लापरवाही मत करो। धर्मान प्रमदितव्यम, धर्म से लापरवाही मत करो। कुशलान प्रमदितव्यम, कुशलता से प्रमाद मत करो। भूत्ययि, धन संपत्ति से प्रमाद मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय माने सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं, प्रवचनाभ्याम सत्संग प्रवचनों से। प्रमदितव्यम, आलस मत करो, प्रमाद मत करो। देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमदितव्यम, देव और पितृ कार्यों से भी आलस मत करो, प्रमाद मत करो। इस तरीके से आपने अर्थ लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेसन नंबर 3 है, जिसका नाम है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। और इसके राइटर कौन है? पंडित विष्णु शर्मा हैं। और ये कहानी उन्होंने कहाँ से ली है? पंचतंत्र से ली है। तो इस तरीके से आपने प्रसंग लिखना है। और उसके बाद आप अवतरण लिखते हैं। अवतरण में यहाँ पर शिक्षा बताएंगे कि पंडित विष्णु शर्मा ने कौन से पात्र हैं, शेर और खरगोश की कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा दी है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास वास्तविक बल है। चलिए फिर उसका आप अर्थ बनाएंगे। ततः, उसके बाद, प्रतिशब्देन, उसके बाद गूंजने से, प्रतिध्वनि से, कूप मध्यात, कुएं के बीच में से, द्विगुणतरो, दुगनी आवाज, नाद माने ध्वनि आवाज, समुपस्थित आई, अथ तेन तम शत्रु मत्वात्मानम, इसके पश्चात उस भासुरक शेर ने, तम शत्रु, उसे शत्रु, मतवा मानकर, आत्मनम, अपने को, तस्य ऊपरी, उसके ऊपर, प्रक्षिप्य, आक्रमण करके, प्राण परित्यक्ता, अपने प्राण त्याग दिए। शशको भी, खरगोश भी, हरिष्ठ मना, प्रसन्नचित मन वाला होकर, सर्व मृगानाद्य, सभी पशुओं के द्वारा आनंदित किया जाता हुआ, तई प्रशस्य माना, उन सबको प्रशंसित करता हुआ, यथा सुखम, जिस प्रकार सुखपूर्वक तत्र वने, उसी वन में निवास करने लगा। तो यहाँ पर बताया है कि भासुरक ने जब कुएं में ध्वनि की तो वह दुगनी होकर बाहर आई, और भासुरक शेर ने उसे दूसरा शेर मान लिया और उस पर जैसी आक्रमण किया और कुएं में गिरा और प्राणों को त्याग दिया। और जो छोटा सा नन्हा सा खरगोश था वह अपने प्लानिंग में सफल हो गया। इस तरीके से आपने इसका अर्थ लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। लेसन नंबर 7 है, जिसका नाम है दुर्जन संगो भयावह। और ये कहानी लिखी है नारायण पंडित ने। कहाँ से लिखी है? हितोपदेश से लिखी है। और ये तो हो गया आपका प्रसंग। और उसके बाद आप अवतरण बताओगे, जिसमें आप बताओगे कि राइटर ने किन पात्रों के माध्यम से क्या शिक्षा दी है। ठीक है, ये यहाँ पर आपने ऐड करना है। यतो यावदसौ दधि भाण्डं भूमौ निधायोर्ध्वमलोकते, इसके पश्चात, यतो माने क्योंकि, जब वह दही के भांडा, भांडा माने बर्तन को, भूमौ माने धरती पर, निधाय रखता है, और रख कर, ऊर्ध्व मलोकते, ऊपर की ओर, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, अलोकते माने देखता है। तावत तेन काकवर्तकौ
दृष्टौ, तो उस ग्वाले के द्वारा कौआ और बटेर या बत्तख देखी गई। ततस्तेन दृष्टः काकः पलायित, तो उसके बाद दुष्ट जो कौआ था वह पलायित माने भाग गया। वर्तक स्वभाव निरपराधो, किंतु जो बटेर था स्वभाव से निरपराध होने के कारण मंद गति तेन प्राप्तो व्यापादितः, मंद गति वाला होकर, व्यापादित माने मारा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अर्थ लिखना है। और यहाँ पर हमें बताया है कि दुष्ट व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए, कि उनके साथ रहना, बैठना, खड़ा होना सब क्या है, कष्टप्रद है, हानि पहुंचाने वाला है। तो इस तरीके से आपने इस कहानी के अर्थ को लिखना है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। त्वमेव किम न जानासि यथा तस्याः निरशं गृह रक्षाम करोमि। ये लेसन कौन सा है स्टूडेंट्स? लेसन नंबर 8, प्राधिकार चर्चा परिवर्जयेत। और यह लेसन भी नारायण पंडित द्वारा रचित है और हितोपदेश से लिया गया है। इतना आप प्रसंग में ऐड करेंगे। उसके बाद अवतरण लिखेंगे जिसमें हम शिक्षा बताते हैं। राइटर ने किन पात्रों के माध्यम से क्या शिक्षा दी है। यहाँ पर बताया, जैसे नाम से स्पष्ट है, पराधिकार चर्चा परिवर्जित, दूसरों के अधिकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद हम अर्थ लिखेंगे। चलिए देखते हैं। त्वमेव किम ना जानासी, यहाँ पर मुख्य पात्रों के रूप में धोबी है और उसके जो घर में बंधा हुआ कुत्ता और गधा है। ठीक है, उनकी आपसी बातचीत हो रही है और कुत्ता कह रहे हैं गधे को, त्वमेव किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानते, यथा तस्याः निरशम गृह रक्षाम करोमि, कि मैं अहनिर्षम माने दिन रात उसके घर की रक्षा करता हूँ। यतोयम चिरान निर्वितो ममोपयोगम ना जानाति, यतो माने क्योंकि वह चिरकाल से निवृत्त हुआ, मम उपयोग मेरे उपयोग को, मेरे प्रयोग को नहीं जानता है। तेन अधुनापि मम आहार दाने मंदाद्र, उसके द्वारा अब भी मम आहार दाने यानी मुझे भोजन देने में वह कैसा हो गया, मंद आदर वाला हो गया है, मंद रुचि वाला हो गया है। अपने सेवकों को कितना और कैसा भोजन देना है। यतो विना विधुर दर्शनम स्वामिन उपजीवीषु मंदाद्र भवति, क्योंकि बिना विदुर दर्शन माने कष्ट को देखे बिना स्वामी भी उपजीवेशु माने सेवकों पर मंद आदर वाले हो जाते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने इसका अर्थ लिखना है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीलवर्ण श्रृंगाल लेसन नंबर 4 है, जिसमें नीले रंग के गीदड़ की कहानी का वर्णन है। और ये लेसन भी विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है, पंचतंत्र से लिया गया है। ना शिष्यायोपदिश्यते लेसन नंबर 6 है, कि जो शिष्य नहीं है उसे उपदेश नहीं दिया जाता। और इसके भी राइटर विष्णु शर्मा है और ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। ठीक है, और इसका सार आपको लिखना है जो कि बहुत ही सरल है। स्टार्टिंग आप करेंगे लेसन का नाम राइटर से और एंड में आप शिक्षा देकर समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामर का पार्ट है और इसमें आपके पास शब्द रूप, धातु रूप और संधि का कार्य आएगा। जितनी भी आपको व्याकरण आएगी कोशिश कीजिए कि पूरी की पूरी अटेम्प्ट करें, क्योंकि कई बार हलंत विसर्ग की गलती ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो वहां पर मार्क्स कटने की संभावना हो जाती है। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं, जितना आपने किया उसमें अगर गलती हो जाए तो नेक्स्ट वाले चेक हो जाते हैं। प्रायशः ऐसा देखा गया कि एग्जामिनर उसको चेक कर देते हैं, तो वहां पे आपके मार्क्स बने रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश क्या करनी है, ग्रामर को पूरी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 सिर्फ पूछे हैं, आप देखिए, और टोटल 7 नंबर का काम है ये। बालक की द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति लिखने को गई है। चलिए साथ साथ बोलते भी जाएं ताकि अभ्यास भी हो जाएगा। द्वितीय बालक की, बालकम, बालकौ, बालकान। चतुर्थी बालकाय,
बालकाभ्याम बालकेभ्य। नेक्स्ट देखते हैं साधु की तृतीया और पंचमी विभक्ति पूछी गई है। तृतीया बनाइए साधुना साधुभ्याम साधुभि। पंचमी कैसे बनेगी साधो साधुभ्याम और साधुभ्य। चलिए नेक्स्ट मातृ की पंचमी और सप्तमी गई है। पंचमी कैसे बनती है मातुहु मातृभ्याम मातृभ्य। सप्तमी बनाइए मातृ मात्रोहो मातृषु। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विध्वंस की प्रथमा और तृतीय विभक्ति कही गई है। प्रथमा विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः। तृतीया कैसे बनेगी विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भि। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दो धातुओं के यथा निर्दिष्ट रूप वचनों में लिखिए। दो करने हैं और एक करने पर 4 नंबर मिलेंगे यानी 8 नंबर का कार्य है। कितना ही सरल है। लौटकार कैसे चलता है भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत् भवानी भवाव भवाम। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पठ का लंगलकार चलाइए कैसे बना अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्था धातु का लट लकार। स्थाती नहीं चलाना कैसे चलेगा तिष्ठति। बहुत ही सरल है बनाकर देखिए पठती पठता पठंती तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठत तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रच का विधि लिंग लकार पूछा गया है। पृच्छेद पृच्छेताम पृच्छेयुः पृच्छेः पृच्छेतम पृच्छेत पृच्छेयम् पृच्छेव पृच्छेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 में संधि का है और चॉइस देखिए बिल्कुल फुल चॉइस आई है आपके पास। बहुत ध्यान से करना है और कोशिश कीजिए संधि सारी आती है तो सारी कर दीजिए। देव प्लस आल्य है बनाकर बताइए देवाल्य। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। अभि प्लस इष्ट अभीष्ट। परि प्लस इक्षा परीक्षा। वधु प्लस उक्ति
वधूक्ति। मातृ प्लस ऋणम मातृणम। और ये सभी उदाहरण स्टूडेंट्स आपको दीर्घ संधि के यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 में संधि विच्छेद कहा है और यहाँ भी फुल चॉइस आई है, सभी सॉल्व करनी है। कोशिश कीजिए कि जितना अधिक सॉल्व कर सकते हो। शश प्लस अंक शशांक, यहां से बनाएंगे। सभाध्यक्ष सभा जमा अध्यक्ष। कविंद्र कवि प्लस इंद्र। गिरीश गिरी प्लस ईश। भानुद्य भानु प्लस उदय। गायक गायक नायक कैसे बनाएंगे? गई प्लस अक, यहाँ पर अयादि संधि है। परमेश्वर परम प्लस ईश्वर। प्रभोत्र प्रभो प्लस अत्र, यहाँ पर अवग्रह का रूप है तो पूर्व रूप संधि का प्रयोग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सभी संधि कार्य सॉल्व करना है। और लास्ट में हमसे श्रीमद् भगवत गीता के 4 कंठस्थ श्लोक पूछे गए हैं। कोई भी 4 श्लोक स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले 8 में से 8 नंबर, पर वो तब मिलेंगे जब आप लिखकर उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना। और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है। और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।